चलो जी शुरू करते हैं। एसपीएम का चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन आज हम लोग करेंगे। ये चैप्टर का नाम है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जैसा कि आप देख पा रहे होगे दैट ये जो चैप्टर है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड, ये चैप्टर जो है आप लोग इसको जो आप देखोगे वहां पे तो ये 3 पार्ट में आपको दिखेगा। फर्स्ट वन इज योर रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज कॉर्पोरेट फेलियर। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे ये आपके लिए, ठीक है। तीनों का अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा, 20-25 मिनट का पर्टिकुलर एक वीडियो होगा, आसानी से कर लीजिएगा जी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि सर ये रिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय द रिस्क, ये रिस्क क्या है? तो रिस्क में क्या लिखे हुए हैं हम? रिस्क में लिखे हैं इट इज द सॉरी रिस्क। रिस्क का अगर हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं तो रिस्क के बारे में क्या बोला जाता है? रिस्क बोलता है इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ incurring the loss. It is the probability of incurring the loss. ठीक है जी, मतलब लॉस होने का चांसेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड और अनफेवरेबल मूवमेंट, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन पैरामीटर। इसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क बहुत क्लियर है। और यहाँ जो लॉस का बात कर रहे हैं सर, ये जो लॉस है, ये लॉस कौन सा लॉस है? फाइनेंशियल लॉस। ये किसके बारे में बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है फाइनेंशियल लॉस के बारे में, ठीक है जी। तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग द लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड और अनफेवरेबल मूवमेंट ऑफ अ सर्टेन पैरामीटर आर कॉल्ड रिस्क। इसको रिस्क बोलते हैं। कितने तरह का रिस्क होता है? तो रिस्क का बहुत तरह का रिस्क आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क, सोशल रिस्क। ये वर्ड से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल में ऊपर नीचे कुछ भी चेंजेस होता है जी, पॉलिटिकल पार्टी बदल गया, यहाँ का कोई और सरकार आ गया, पहले कोई और सरकार था, उसके कारण भी रिस्क है। एक्सटर्नल रिस्क मतलब एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसके कारण भी हमारे यहाँ कुछ न कुछ अनफेवरेबल चीज हो सकता है आपके साथ। करेंसी रिस्क क्या होता है सर? मेरा बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज के साथ कुछ ज़्यादा ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर बिजनेस है तो फॉरेन करेंसी में अगर उथल पुथल होगा तो हमारे बिजनेस में भी फाइनेंशियल लॉस होने का रिस्क है जी। इंटरेस्ट रेट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क, कंट्री रिस्क, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे हमने बनाया है सब स्पेसिफिक, इसको आप देख सकते हैं। ये कहीं पूछेगा नहीं कि टाइप ऑफ रिस्क आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट इनकेस अगर आता है तो आप इससे इसको कोरिलेट कर सकते हो। एस फॉर सिस्टमेटिक, यू फॉर अनसिस्टमेटिक, बी फॉर बिजनेस, एस फॉर सोशल, पी फॉर पॉलिटिकल। मतलब ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो इतने तरह का रिस्क है जी। रिस्क हमारा यही इतने ही तरह का होता है। रिस्क क्या है, रिस्क कितने तरह का है, ठीक है जी। फिर चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट बात करता है हमारा कि साहब रिस्क तो समझ गया, रिस्क होता है क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है जी। बस 1 सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया ये, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, गुड। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? तो रिस्क मैनेजमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, analyzing,
एंड कंट्रोलिंग। देखो कभी भी किताब के डेफिनेशन को एक ही लाइन में, जैसे किताब में हमारे पास क्या लिखा रहता है, एक पैरा में लिखा रहता है। रिस्क मैनेजमेंट में जब आप पढ़ोगे तो ये कुछ नहीं, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही बनाया गया नोट्स है। तो जब मटेरियल रेफर करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि एक पूरा पैरा रहेगा, तो नो नीड टू, अगर पैरा पढ़ने में क्या होता है कि उतना आप एक ही बार समझ नहीं पाओगे, तो आप ट्राई करो उस चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ने का। ठीक है, आप कभी भी इसी तरह से लिखने का कोशिश करो। ठीक है, नॉट नीड, ये चैप्टर में आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का नोट्स में ये आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, तो किसी और पेपर में या कोई भी जगह पे, जगह आप पढ़ते हैं जहाँ पे आप पैरा है, तो उसको आप ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करिए, या उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने का कोशिश करिए, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा सर। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। किसको? द एरिया एंड और इवेंट the area or event with a potential for causing of unwanted change। हम उन एरिया और इवेंट को आइडेंटिफाई करके, मेजर करके, एनालाइज करके कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं जिससे मेरा ज़्यादा चांसेस होता है अनवांटेड चेंज होने का। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर है सर? बहुत क्लियर है सर। कोई दिक्कत है तो बोलना, कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछ लियो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? फिर आगे बात करते हैं सर, ये रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मतलब, क्या उद्देश्य क्या है रिस्क मैनेजमेंट करने का? ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे अगर आप रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं तो देखो क्या क्या फायदा है। पहला बोलता है एंटिसिपेट द अनसर्टेनिटी इवेंट एंड द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम। मतलब अगर हम रिस्क मैनेजमेंट कर लें तो हम उन सब एरिया को आइडेंटिफाई कर पाए और ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा अनसर्टेनिटी है जो हमारे साथ हो सकता है और उसका होने का चांसेस क्या है। ठीक है सर। नेक्स्ट, जब मुझे पता चल गया कि हाँ सर ये होने का चांसेस है, ये हो सकता है, अनसर्टेनिटी मतलब एंटिसिपेट हम कर चुके हैं, तो हम उसके लिए कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं ताकि उससे होने वाले एडवर्स इफेक्ट को हम रोक सकें या कम कर सकें। दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है? इनिशिएट एक्शन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रिस्क। क्लियर सर? And the third objective is, at the earliest opportunity, apply reasonably or practicable action whenever the deviation from the plan। ठीक है, क्या होता है कि मतलब कोई भी अगर हम प्लान करते हैं, कोई भी बिजनेस में या कहीं भी कोई भी चीज़ अगर आप प्लान करके कर रहे होते हो और उससे अगर डेविएट होने लगते हैं, ठीक है, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं मिलता, उससे हम डेविएट होने लगते हैं, कुछ कमी होने लगता है, तो हम वहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट अगर हम फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम उस अपॉर्चुनिटी को पता लगा सकते हैं और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पता लगा सकते हैं और हम वहाँ पे नेसेसरी चेंजेस ला सकते हैं सर, नेसेसरी एक्शन, वहाँ पे नया चीज़ बदल सकते हैं। दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि इंश्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्ड इवेंट इज अचीव्ड बाय ऑल्टरनेटिव एक्शन। ये भी रिस्क मैनेजमेंट में हम पता लगा सकते हैं। देखो अगर मेरा कोई पहले से प्लान है, उससे मुझे लग रहा है मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता, मुझे बदलना पड़ेगा, उस एक्शन हमने उसे जितना जल्दी मुझे पता लगा और इमीडिएटली हम एक्शन लेकर के ऑल्टरनेट ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। फिर वहां पे भी हम इंश्योर करेंगे कि साहब ऐसा नहीं कि सेकंड ऑल्टरनेटिव लगा दिए तो बस चलने दो, नहीं, वहां पे भी इंश्योर करेंगे, वहां पे भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे और वहां पे भी पता लगाएंगे कि क्या मेरा ऑल्टरनेटिव एक्शन से क्या मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, जो प्लान ऑब्जेक्टिव था, उसे मैं पूरा कर पा रहा हूं या नहीं। ठीक है सर, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है। चौथा, मिनिमाइज द रिस्क। ये तो सिंपल है, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो मिनिमाइज कर सकते हैं सर, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज। क्लियर है रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। ओके, रिस्क मेजरमेंट क्या होता है? तो रिस्क मेजरमेंट जैसे ये रिस्क जो बच्चे एसएफएम पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे या अब कल को पढ़ेंगे तो वो इसे रिलेट कर पाएंगे। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मेजरमेंट करने के लिए बीटा होता है, बीटा।
ठीक है। तो वॉलेटिलिटी के द्वारा हम लोग रिस्क मेजरमेंट करते हैं, वॉलेटिलिटी के द्वारा हम लोग रिस्क मेजरमेंट करते हैं। सिंपल रिस्क मेजरमेंट कैसे हो सकता है सर? तो जो वॉलेटिलिटी के द्वारा हम लोग रिस्क मेजरमेंट कर सकते हैं सर। नेक्स्ट, ये पूरा टॉपिक आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही है, आप अपना किताब भी साथ में रख करके देख सकते हो, पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, वहीं से मिलेगा। हर एक टॉपिक को हम कवर करने का कोशिश किए यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिस्क पूलिंग। रिस्क पूलिंग क्या होता है? तो पूलिंग वर्ड जो है, पूलिंग का मतलब होता है शेयरिंग। पूलिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग जैसे, और ये जो रिस्क पूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लागू होता है और जो फॉलो करते हैं जनरली वो इंश्योरेंस बिजनेस वाले फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस बिजनेस डू द रिस्क पूलिंग, इंश्योरेंस बिजनेस डू द रिस्क पूलिंग। इंश्योरेंस, अब देखो इंश्योरेंस बिजनेस रिस्क पूलिंग कैसे करता है। तो आप अगर इंटरमीडिएट में या कहीं पे भी ग्रेजुएशन के पढ़ने के दौरान अगर आप लोग इंश्योरेंस का अकाउंटिंग पढ़े होंगे, इंश्योरेंस का अकाउंटिंग, तो वहां पे आया होगा आपके पास री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस क्या होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ये इसी से पूरा हो जाएगा, रिस्क पूलिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई, अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस कंपनी है, सपोज अगर इंश्योरेंस कंपनी है, एबीसी इंश्योरेंस कंपनी है, इसके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर आता है इंश्योरेंस कराने के लिए, और ये बोलता है कि साहब देखो हमारा एक वेसल है या शिप है, उस पर हम इतना रुपया का माल ले जा रहे हैं और इसका मैंने इंश्योरेंस कराना है, और बोलता है कि इस पे जो क्लेम हो सकता है, कल को अगर कुछ लॉसेस होगा तो उस पर क्लेम हो सकता है, तो 100 करोड़ का इंश्योरेंस हमने कराना है। बहुत ज़्यादा सामान है सर। अब ये एबीसी कंपनी अगर ये इंश्योरेंस कर देती है और कल को ये लॉस इनकर हो जाता है, तो एबीसी कंपनी को ये पैसा देना पड़ेगा। और सोचो 100 करोड़ का लॉस, अगर ये कल को क्लेम कर ले तो 100 करोड़ का, आप समझ सकते हो इस पे कितना बड़ा भार पड़ सकता है। तो एबीसी कंपनी और ऐसे कस्टमर को जाने भी नहीं देगा, और लेगा तो रिस्क है इसके साथ। तो यह क्या कर लेता है सर कि सर ऐसे कस्टमर का इंश्योरेंस को ये ले तो लेता है, बट इसे डिवाइड कर लेता है अपने कुछ एसोसिएटेड पार्टनर के साथ। एसोसिएटेड पार्टनर के साथ इसे डिवाइड कर लेता है सर। जैसे 2 पार्टनर मिलकर इसको ले लेंगे सर, 2 इंश्योरेंस बिजनेस होगा, उसको बोल देगा एक एबीसी खुद ले लेगा और एक्स वाई जेड को भी दे देगा। बोलेगा एक काम करो, 50 करोड़ का रिस्क मैं लेता हूं, 50 करोड़ का रिस्क तुम लो। तो ये क्या हो गया? रिस्क शेयरिंग। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम भी हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क शेयरिंग, मतलब रिस्क पूलिंग। रिस्क पूलिंग क्या होता है? रिस्क पूलिंग इज इजी टू अप्लाई ऑन सिमिलर रिस्क एंड डिफिकल्ट टू पूल डिसिमिलर रिस्क। और ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर रिस्क को पूल करने के लिए आसान पड़ता है और डिसिमिलर रिस्क को पूल करना बहुत मुश्किल है सर, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट एरिया ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एरिया में। सॉरी, ये तो मैं इसको ही मैंने कर दिया यार, हाँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एरिया में ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, हेंस रिस्क पूलिंग रिड्यूस अ पर्सन फर्म एक्सपोजर टू फाइनेंशियल लॉस बाय स्प्रेडिंग द रिस्क अमंग मेनी मेंबर और कंपनीज। मतलब रिस्क पूलिंग क्या कर सकता है? रिस्क पूलिंग एक पर्सन का रिस्क जो है रिड्यूस कर सकता है। रिस्क पूलिंग फाइनेंशियल लॉस को होने से रिड्यूस कर सकता है। लोगों में अमंग मेंबर के बीच अगर बांट दो, कंपनीज के बीच बांट दो, तो क्या हो जाएगा? ये रिस्क बढ़ जाएगा जी, कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क पूलिंग में जो कॉन्सेप्ट लागू होता है, आप लोग पढ़े होंगे या सुने भी होंगे, एक्चुरियल कॉन्सेप्ट। ये एक्चुरियल कॉन्सेप्ट भी हमारा इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड एक्चुरियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है रिस्क पूलिंग के कॉन्सेप्ट में। क्लियर है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए जी, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, ये भी एसएफएम के बच्चे, एसएफएम से रिलेटेड है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे अगर कोई बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे अर्न करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सपोज अगर किसी के पास, आपके पास अगर हम आते हैं या कोई भी अगर आपके पास आता है, बोलता है सर हमने 50,000 रुपया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो आप उसे क्या बोल दोगे? एक काम करो, 50,000 रुपया रिलायंस में लगा दो। ऐसा बोलना सही रहेगा क्या? ठीक है। या एक काम करो, 50,000 रुपया तुम आईसीआईसी बैंक में लगा दो, आईसीआईसी का इंश्योरेंस, सॉरी आईसीआईसी का स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, स्टॉक खरीद लो,
ठीक है, ये तो सही, मतलब जो बच्चे जो भी नहीं जानते होंगे ये इतना जो लॉस को और इतना लॉस को कैसे कवर करना है, कैसे बचना है, वो नहीं जानते होंगे, वो इसी तरह से गो गो अहेड कर लेंगे जी, अपने पैसे को लगा देंगे किसी भी तरह से, ठीक है। बट जो बच्चे के पास नॉलेज होगा वो क्या बोलेंगे, देखो सर इसको आप एक पोर्टफोलियो बनाओ और इसको डिवाइड करो 5 पार्ट में। आप इंडस्ट्री सेलेक्ट करो, एटलीस्ट 3 पार्ट में तुम डिवाइड करो, ठीक है। 15-15 हज़ार रुपया तीनों में लगाओ, किसी में पैसा ज़्यादा लगा देना जी, ठीक है। एक सेलेक्ट कर लो फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा कंपनी, एक सेलेक्ट कर लो आईटी कंपनी, एक सेलेक्ट कर लो एफएमसीजी या बैंकिंग। चार पोर्टफोलियो बना लो और इस 50,000 रुपये को डिवाइड कर दो चारों में, ठीक है। अगर फार्मा हमारा इंक्रीज करेगा और आईटी मेरा डिक्रीज करेगा, आईटी मेरा डिक्रीज करेगा, तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरा बात। और सिर्फ बैंकिंग, या ऐसा भी तो हो सकता है सर नहीं बैंकिंग में ही हम एसबीआई में लगा देते हैं और आईसीआईसी में लगा देते हैं, और आरबीआई का कुछ गाइडलाइन आ गया, आरबीआई गाइडलाइन आ गया, ऐसा गाइडलाइन हो गया है कि बैंकिंग के ऊपर थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे जी, ठीक है। तो एसबीआई, ऑब्वियस सी बात है आरबीआई के थ्रू सब चलता है, तो एसबीआई का भी प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा, शेयर का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा और आईसीआईसी का प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा बात। तो यहाँ पे से बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाने से, बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाने से क्या 50,000 रुपया सही रहेगा, बिल्कुल नहीं सही रहेगा। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करना चाहिए, हम लोग को ये पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई द रिस्क, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बोलता है इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, in order to diversify the risk of an efficient portfolio the concept of correlation must be understood। मतलब आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो दो तरह का कोरिलेशन होता है, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है कि अगर दोनों कोई अगर एक ही साथ मूव करता है, बढ़ेगा तो एक ही साथ बढ़ेगा, गिरेगा तो एक ही साथ गिरेगा, ठीक है। एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा गिर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। मेरे पास समझ रहे हैं, नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। चलिए तो ये क्या बोलता है, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। और जो बच्चे फाउंडेशन में कोरिलेशन पढ़ना भी होगा आपको मैथमेटिक्स के अंदर, और ऐसे भी एसएफए में भी पढ़ना है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप, कोरिलेशन इज नथिंग, इट इज इंडिकेट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द सीरीज ऑफ नंबर और डेटा। मतलब दो या दो के अधिक, दो या दो से ज्यादा वाली चीज में, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो बोलता है इफ टू सीरीज मूव टुगेदर, इफ टू सीरीज मूव टुगेदर, ठीक है, देन दे आर पॉजिटिव कोरिलेटेड। बोलता है इफ द सीरीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर नेगेटिव कोरिलेटेड। अब क्या बोलता है, बाय कंबाइनिंग द नेगेटिव कोरिलेटेड, बाय कंबाइनिंग द नेगेटिव कोरिलेटेड प्रोजेक्ट द overall variability of return of risk can be reduced। मतलब जो वेरी करने का चांसेस है रिटर्न में, रिस्क में, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग निगेटिव कोरिलेशन वाले शेयर को या निगेटिव कोरिलेशन वाले स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो, ठीक है सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है, रिस्क मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है रिस्क पूलिंग, रिस्क मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आप किताब को रेफर करना क्योंकि किताब से ही ये सारी चीजें लिखा हुआ है। टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया भी है टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने वीवीआई लिखा भी है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बोलता है, इन रिस्क मैनेजमेंट में दो तरह का
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दो तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट वन इज इंपेरिकल एंड सेकंड वन इज थियोरेटिकल। इंपेरिकल जो होता है, इंपेरिकल होता है, ये होता है बेस्ड ऑन इवेंट दैट अकर, मींस इसको आप बोल सकते हो ट्रेंडिंग बेसिस। ट्रेंडिंग बेसिस पर हम जहां पे पता लगाते हैं कि सर कितना होने का चांसेस है, हमारा लॉस होने का कितना चांसेस है, ठीक है, तो ये हमारा कहला जाएगा इंपेरिकल। दूसरा हमारा जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे कई सारे फॉर्मूलाज हैं, बाइनोमियल फॉर्मूला भी लगता है। बाइनोमियल फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे जब आप एसएफएम में पुट एंड कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का वैल्यूएशन जब करना सीखेंगे तो यहाँ पे बाइनोमियल पढ़ेंगे। फिर होता है नॉर्मल, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या यहाँ पे पढ़ना है? नहीं पढ़ना नहीं, आपको बस ये जानना है टोटल लॉस डिवीजन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें बस एक ही चीज़ जानना, इसमें दो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फर्स्ट इज इंपेरिकल, सेकंड इज द थियोरेटिकल। इंपेरिकल जो होता है वो ट्रेंडिंग बेसिस पे होता है, जिसको कि जो बेस्ड होता है ऑन द इवेंट दैट अकर। दूसरा होता है थियोरेटिकल। थियोरेटिकल जो होता है हमारा बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें कई तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है, बाइनोमियल, नॉर्मल, पॉइसन, ये तीन तरह का फॉर्मूला है इसमें जी, ठीक है सर। टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, पहले भी आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन क्या होता है सर? देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद, ठीक है। तो बर्बाद होने का चांसेस क्या है? इसका और भी एक नाम है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्क थ्योरी। क्या बोलते हैं सर? कलेक्टिव रिस्क थ्योरी। ये जनरली डेवलप हुआ था इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्वारा, जिसमें हम लोग ये पता लगाए थे कि जो इंश्योरर है किस केस में कब वो इंसॉल्वेंट हो सकता है और तभी तो बर्बाद होगा। और इसको बहुत आसान से इसको आप समझ सकते हो। देखो जैसे अगर यहाँ पे है कोई कंपनी, ABC कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, इसके पास जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है, सपोज अगर पूरे साल में 100 लाख का प्रीमियम आता है, ठीक, और अगर इसके पास क्लेम जो है, ऑब्वियस सी बात है क्लेम ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, ठीक, और अगर इसके पास क्लेम जो है 200 लाख का आ गया, 200 लाख का क्लेम आ गया उस साल में, तब तो इस ABC कंपनी का भैया दिवालिया निकल जाएगा, इंसॉल्वेंट ही करना पड़ेगा और इसको कोई उपाय है नहीं, ठीक है। तो इसी केस को हम बोलते हैं ये कब, ये कौन सा चांस है, किस केस में ये जो चांस है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन, ठीक। क्लेम का अमाउंट प्रीमियम अमाउंट से अगर ज़्यादा होगा तो कंपनी खत्म, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन इज अप्लाइड इन केस ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी विद द डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज। अब इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? अब इसको कोई ना कोई दूसरा बिजनेस या किसी नेक्स्ट डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी इससे आप कम कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सर, नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग चलेंगे पेज नंबर 7 पे जी, पेज नंबर एक सेकेंड, क्या क्या कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए और ये भी कर लिए, ठीक है, और ये भी कर लिए। अब रहा ये जी रिस्क एनालिसिस, जूम कर देते हैं इसको। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? रिस्क एनालिसिस, रिस्क को एनालाइज करना। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज, analyze them to ascertain the exposure and highlight how the impact can be eliminated or reduced। सबसे पहले तो आप उन सब डर और उन सब जोखिम वाले चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। रिस्क एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले काम करते हैं आइडेंटिफाई करना, क्या, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज़ को, ठीक है सर, और उसको एनालाइज करते हैं। अगेन एनालाइज करने के बाद ये पता लगाते हैं टू असर्टेन द एक्सपोजर एंड हाईलाइट हाउ द इम्पैक्ट कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। इसका सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें तो रिस्क एनालिसिस इज नथिंग, रिस्क एनालिसिस इज मिनिमाइज
टू मिनिमाइज द फ्यूचर निगेटिव अनफोर्सिन इफेक्ट। इसका मेन मकसद तो यही है, ठीक है, भविष्य में कोई भी नकारात्मक चीज जो हो सकता है बिजनेस में उसको कम करना, रिस्क एनालिसिस, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क मैपिंग। रिस्क मैपिंग क्या होता है? तो रिस्क मैपिंग में अगर मैं बात करूं, रिस्क मैपिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्वालिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग द रिस्क दैट मे इंटरफेयर विद द अचीवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। रिस्क मैपिंग, देखो हमारे पास अगर बिजनेस हम कर रहे हैं, कोई बिजनेस अगर हम स्टार्ट किए हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो वहाँ पे कई ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे लिए रिस्की है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सारे फैक्टर को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब उसमें ये देखेंगे कि वो उसमें से कौन कौन सा चीज़ें हैं जो मुझे प्रभाव डाल सकता है, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट कर सकता है। तो वो सारे फैक्टर को हम बोलेंगे ये क्वालिफाइंग रिस्क फैक्टर है। क्वालिफाइंग रिस्क फैक्टर, इस पर हमको सोचना पड़ेगा। एंड देन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज अगर हमारे पास हमारे बिजनेस में चारों तरफ अगर हम देख रहे हैं तो 10 फैक्टर है, 10 में हम देख रहे हैं कि 8 हमारे लिए बिजनेस के लिए रेलिवेंट फैक्टर है। अब मुझे क्या करना होगा, अब ऐसा थोड़ा ना कि 8 फैक्टर में एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले जेड को उठा लेते हैं। वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ये गलत होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको प्रायोरिटी फेस जो है फिक्स करना पड़ेगा कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, कि जिसको हमको सबसे पहले कम करना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। सपोज अगर हम जेड पे लेकर के काम शुरू कर दिए और एक्स मेरे लिए ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने ही नहीं देगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसको प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा कि इसमें सारे रिस्क को प्रायोरिटी फिक्स करेंगे कि सबसे पहले हमको किस पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद किस पे ध्यान देना चाहिए और उसके बाद किस पे ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड रिस्क मैपिंग, ठीक है। इस तरह की चीज को हम लोग रिस्क मैपिंग बोलते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सिंपल, जो अगर इस डेफिनेशन को समझ लेंगे बेनिफिट बहुत आसानी से समझ जाइएगा। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट है प्रमोट अवेयरनेस ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है? सिग्निफिकेंट रिस्क होता है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए रिस्की है। सिग्निफिकेंट रिस्क थ्रू प्रायोरिटीज, रैंकिंग, फैसिलिटेटिंग द इफिशियंट प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है सर। हम ये पता लगा सकते हैं रिस्क मैपिंग के थ्रू, ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो रिस्क है, ये नंबर ऑफ रिस्क में से ये कौन सा रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल है, जिस पे हमको सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और काम करना चाहिए उसको कम करने के लिए, ठीक है, थ्रू प्रायोरिटी एंड रैंकिंग। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट आता है इनेबल द डिलीवरी ऑफ सॉल्यूशन एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटायर रिस्क मैनेजमेंट वैल्यू चेन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपने रिस्क को कम कर पाएंगे तो हम सक्षम होंगे अपने डिलीवरेबल को पूरा करने के लिए ऑन टाइम, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारा सर्व एज अ पावरफुल एड टू द स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग, ठीक है, ताकि हम अब रिस्क मैपिंग कर लिए, रिस्क को हम लोग कम कर पा रहे हैं, तभी तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग को हम अच्छे से सर्व कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हम लोग पूरा कर पाएंगे अपने काम को। नेक्स्ट आता है एड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। सिग्निफिकेंट, बार बार ये सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग सिग्निफिकेंट ही चीज पर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो रेलेवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रिटिकल है, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है असाइन क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्क एरिया। अब रिस्क मैपिंग से हम ये पता लगा सकते हैं, सपोज अगर हम बिजनेस में रिस्क प्रायोरिटी वाइज फिक्स कर लिए, तो मुझे पता लगा कि सर देखो ये सेल्स टीम से रिलेटेड रिस्क है, तो हम सेल्स टीम से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होंगे, उन लीडर होंगे, उनको मैं बताऊंगा कि देखो साहब इसको आप सबसे पहले कंट्रोल कराओ, ठीक है। दैट मीन रिस्क मैपिंग के थ्रू हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी असाइन करा सकते हैं टू द इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लिवरेज रिस्क मैनेजमेंट एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड नेक्स्ट लास्ट बेनिफिट इज फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंश्योरेंस प्रोग्राम डिजाइन, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, आप इसमें से कुछ पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हैं और इसको आप अगर अपने लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। पेज नंबर 5 हो गया, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5 तक ही है हमारा।
फिर हम लोग रिस्क, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारा टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक होगा, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। वेट, यस, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे सर, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होगा। आप इसे करो आराम से, धीरे धीरे किताब को रेफर करते हुए। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि किताब को रेफर करते हुए ये टॉपिक को कीजिए, इस वीडियो के साथ कीजिए। 3 वीडियो मैं अपलोड करूँगा इस चैप्टर का। एक होगा रिस्क मैनेजमेंट का, जो भी हमने पूरा करा, दूसरा होगा रिस्क, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का, तीसरा होगा कॉर्पोरेट फेल्यूर का। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है सर, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।